तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहाड़ों के पीछे सूरज बहुत पहले डूब चुका था। आसमान पर बैंगनी धुंध तैर रही थी। हवा स्थिर थी, जैसे प्रकृति भी किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। ऊंची काली चट्टान पर पेन खड़ा था। उसकी रिनेगान वाली आंखें क्षितिज के पार कहीं जमी थीं। चेहरा निर्विकार, शरीर बिल्कुल स्थिर, पर उसके भीतर कुछ टूट रहा था, बिखर रहा था, जल रहा था। नारुतो से हुई उसकी पहली मुलाकात बार बार उसकी स्मृति में घूम रही थी। वो नजर, वो ठंडी आवाज, वो शब्द जिनमें न डर था, न सम्मान, न नफरत, सिर्फ एक खामोश निर्णय। उस क्षण पेन ने पहली बार महसूस किया था, कोई उसे भगवान नहीं मान रहा। और वही बात उसके भीतर जहर बनकर फैल चुकी थी। पीछे अंधेरे से एक स्वर उभरा, तुम बदल गए हो नागाटो। ओबिटो परछाई से बाहर आया। उसका चेहरा आधा मुखौटे के पीछे छिपा था। उसकी आवाज धीमी थी, पर शब्द सधे हुए, जैसे हर अक्षर पहले से तराशा गया हो। पेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें लगा था कि दुनिया तुम्हारे दर्द को समझेगी। ओबिटो आगे बढ़ा। पर दुनिया समझना नहीं चाहती, उसे सिर्फ डर चाहिए, ऐसा डर जो उसकी आत्मा पेन हिला की दे। आंखों में हल्की चमक आई। ओबिटो ने और पास आकर कहा, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अभी भी इंसानों से उम्मीद करते हो। तुम अभी भी सोचते हो कि वे सीखेंगे, समझेंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद बोला, उन्हें समझाना नहीं पड़ता नागाटो, उन्हें तोड़ना पड़ता है। पेन की मुट्ठी कस गई। नारुतो की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जो शांति सबको मार कर आती है, वो शांति नहीं, पागलपन है। पेन के चेहरे पर पहली बार एक सूक्ष्म विकृति उभरी, जैसे भीतर का संतुलन खिसक रहा हो। ओबिटो ने अंतिम वार किया, तुम भगवान बनना चाहते थे, पर नारुतो ने तुम्हें इंसान जैसा महसूस करा दिया। ये वाक्य तीर की तरह लगा, और उसी क्षण पेन के भीतर कुछ टूट गया। 2 दिन बाद एक छोटा शांत गांव, कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे थे। कोई खतरा नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई चेतावनी नहीं। अचानक आसमान काला हो गया। लोगों ने ऊपर देखा। 6 परछाइयां हवा में तैर रही थीं। कोई समझ पाता उससे पहले, शिनरा तेनसेई। आवाज धीमी थी, पर प्रभाव विनाशकारी। एक अदृश्य दीवार पूरे गांव पर गिरी। घर उखड़ गए, पेड़ जड़ से निकल गए, लोग हवा में उछलकर पत्थरों की तरह दूर जा गिरे। चीखें, धूल, खून। पेन नीचे उतरा। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा निर्विकार, जैसे वो किसी खेत में टहल रहा हो। एक आदमी मलबे में दबा कराह रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, बचाओ। पेन उसके सामने रुका, बिना भाव के उसकी ओर देखा, और अगला ही पल उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। कोई क्रोध नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ यांत्रिक विनाश। एक बच्चा रोता हुआ भागा। पेन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। दूसरे शरीर ने हाथ उठाया। बच्चा हवा में उठा और दीवार पर जा टकराया। चुप्पी। गांव खत्म हो रहा था। पेन किसी जिनचुरी की तलाश में था, पर यहां कोई जिनचुरी की नहीं था। कोई लक्ष्य नहीं, कोई कारण नहीं, सिर्फ विनाश। और पेन को फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो संदेश नहीं दे रहा था, अब वो सिर्फ मिटा रहा था। उसी समय बहुत दूर जंगल के भीतर नारुतो बैठा था, आंखें बंद, शरीर स्थिर। अचानक उसकी सांस अटक गई। रात असामान्य रूप से भारी थी। जंगल के ऊपर बादल स्थिर लटके थे। हवा चल रही थी, पर पत्ते हिल नहीं रहे थे, जैसे प्रकृति खुद किसी अदृश्य दबाव में हो। नारुतो अकेला था। पेट के बीचों बीच बनी सील धड़क रही थी। रेखाएं हल्की हल्की चमक रही थीं,
जैसे भीतर से कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। नारुतो ने नीचे देखा। आखिरकार ये दिन आ ही गया। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, ये कोई भावनात्मक क्षण नहीं था, ये निर्णय था। सालों से उसका अपना ठंडा भारी निर्दयी चक्र उस सील पे दबाव डाल रहा था। वो सील नारुतो को रोकने के लिए बनाई गई थी, पर अब वही सील उसकी ताकत को बांध रही थी। और नारुतो को बंधन पसंद नहीं थे। उसने जमीन पर घुटना टेका, उंगलियां मिट्टी में धसी, आंखें बंद। सील की रेखाएं तेजी से चमकने लगी और अगले ही पल दुनिया बदल गई। नारुतो ने आंखें खोली। वो एक विशाल अंधेरी जगह में खड़ा था। फर्श पर पानी फैला था, दूर तक लोहे की सलाखें थीं। उन सलाखों के पीछे दो विशाल चमकती आंखें खुली। कुरामा। पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं था। वो नारुतो को देख रहा था। नारुतो ने उसे बिना भाव के देखा। तुम शांत हो, नारुतो बोला। कुरामा की भारी आवाज गूंजी, क्योंकि यहां असली अंधेरा मैं नहीं हूं। नारुतो के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो सलाखों की ओर बढ़ा। मैं ये सील खोलने आया हूं। कुरामा ने उसे ध्यान से देखा। ताकत के लिए? नारुतो ने सिर हिलाया। नहीं, नियंत्रण के लिए। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक नारुतो के पीछे रोशनी चमकी। पानी में सुनहरी परछाई पड़ी। नारुतो ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खड़ा था, पीले बाल, शांत चेहरा, सफेद चोगा, मिनातो नामिकाजे। नारुतो की आंखों में हल्की, बहुत हल्की हरकत हुई, पर वो भाव नहीं था, सिर्फ पहचान। तो आखिर तुम यहां पहुंच ही गए। मिनातो की आवाज नर्म थी पर स्थिर। नारुतो कुछ पल उसे देखता रहा। तुम्हें मिलने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, उसने सपाट स्वर में कहा, पर लगता है ये भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। मिनातो पास आया। उसकी आंखों में पिता जैसा अपनापन था, पर वो नारुतो की दूरी को समझ रहा था। तुम मुझसे नाराज हो, मिनातो ने कहा। नारुतो ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं। एक छोटा विराम। मैं तुम्हें दोष देता हूं, नाराज नहीं हूं। ये वाक्य मिनातो के सीने में गहरा उतरा। नारुतो आगे बोला, तुमने मुझे इस गांव के लिए चुना, एक हथियार की तरह, एक बर्तन की तरह। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, और यही बात अधिक भारी थी। तुम जानते थे कि मेरे साथ क्या होगा। मिनाटो ने आंखें झुका लीं। हां, उसने धीमे से कहा। नारुतो ने आगे कहा, तुम जानते थे लोग मुझे क्या समझेंगे। तुम जानते थे मैं अकेला रहूंगा। तुम जानते थे मैं नफरत में पलूंगा। मिनाटो ने उसकी ओर देखा। हां, नारुतो ने पूछा, फिर भी तुमने किया? कुछ पल सन्नाटा रहा। मिनाटो ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम उससे ऊपर उठोगे। नारुतो की आंखें ठंडी थीं। मैं ऊपर नहीं उठा। मिनाटो चुप रहा। नारुतो ने कहा, मैं वही बन गया जो इस दुनिया ने बनाया। कुरामा सलाखों के पीछे शांत बैठा ये सब सुन रहा था। मिनातो ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ा सच क्या है नारुतो? नारुतो चुप रहा। तुमने कभी इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाया। नारुतो ने पहली बार हल्का सा भौं उठाया। मिनातो आगे बोला, तुम चाहो तो इस गांव को एक रात में खत्म कर सकते थे। तुम चाहो तो इन सबको मिटा सकते थे, पर तुमने नहीं किया। तुमने खुद को रोका। नारुतो ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उन्हें बचाया नहीं, मैंने खुद को रोका। मिनातो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वही तो फर्क है एक राक्षस और तुम में। नारुतो चुप रहा। मिनातो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तुम ठंडे हो, निर्दयी हो, भावहीन हो, पर तुम अराजक नहीं हो। तुम्हारे भीतर व्यवस्था है, नियंत्रण है, निर्णय है। नारुतो की आंखें पहली बार मिनातो की आंखों में सीधे टिकी। मिनातो ने कहा, और ये किसी बुरे इंसान की पहचान नहीं होती। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर नारुतो बोला, मैं ये मुहर खोलने वाला हूं। मिनाटो ने सिर हिलाया। मुझे पता है। तुम मुझे रोकने नहीं आए? मिनाटो ने सीधा उत्तर दिया, नहीं। नारुतो ने पूछा, क्यों?
मिनाटो की आवाज दृढ़ थी। क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं हो और क्योंकि तुमने अब तक जो भी किया है वो नियंत्रण में किया है। उसने कुरामा की ओर देखा। और क्योंकि ये अब तुम्हारी जरूरत है। कुरामा हल्का सा हंसा। समझदार पिता है तुम्हारा नारुतो। नारुतो ने मिनाटो से पूछा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मिनाटो ने बिना एक पल गवाए कहा, दुनिया से ज्यादा। नारुतो की आंखों में पहली बार बहुत सूक्ष्म बदलाव आया। भाव नहीं, पर भार हल्का हुआ। मिनातो ने आगे कहा, तुम मुझे पूरी तरह दोष दे सकते हो, तुम्हारे पास उसका अधिकार है, पर एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें हथियार नहीं बनाया, मैंने तुम्हें वो बनाया जो इस दुनिया को संतुलित रख सके। नारुतो ने पूछा, और अगर मैं संतुलन तोड़ दूं तो? मिनातो ने शांत स्वर में कहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लंबी खामोशी। नारुतो ने आंखें बंद की। ठीक है। उसने मोहर की ओर हाथ बढ़ाया। मिनातो ने आखिरी बार कहा, कुरामा दुश्मन नहीं है और तुम भी नहीं। नारुतो ने मोहर पर हाथ रखा। रेखाएं चमकने लगीं। कुरामा खड़ा हो गया। तो आखिर हम बराबरी से मिल रहे हैं। नारुतो ने सलाखों की ओर देखा। न तुम कैदी, न मैं। मोहर की रेखाएं टूटने लगीं। पानी में लहरें उठीं। मिनातो की आकृति हल्की होने लगी। याद रखना नारुतो, तुम्हारे भीतर अंधेरा है, पर वो अंधेरा दिशा जानता है। नारुतो ने आखिरी बार उसे देखा। शायद ये तुम्हारी एक बात सही थी। मिनाटो मुस्कुराया और रोशनी में विलीन हो गया। अगले ही क्षण सलाखें टूट गईं। कुरामा और नारुतो आमने सामने खड़े थे। कोई क्रोध नहीं, कोई घृणा नहीं, सिर्फ शक्ति। कुरामा ने कहा, चलो देखते हैं दुनिया हमें क्या समझती है। नारुतो ने आंखें खोली। वो फिर उसी जंगल में खड़ा था, पर अब हवा भारी थी। उसके चारों ओर काला और लाल चक्र घूम रहा था। उसकी आंखें पहले से भी अधिक गहरी, स्थिर और भयावह थीं। उसने आसमान की ओर देखा। दूर पेन विनाश कर रहा था। वहां आसमान धूसर था। बारिश नहीं हो रही थी, पर बादल इतने नीचे झुके थे कि लगता था मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी कम हो गई हो। पेन द्वारा नष्ट किया गया वो गांव अब सिर्फ राख था। ना कोई दीवार बची थी, ना कोई आवाज, सिर्फ जली हुई मिट्टी और सन्नाटा। ये खबर आग की तरह पांचों महान राष्ट्रों में फैल चुकी थी। कोई चेतावनी नहीं, कोई कारण नहीं, कोई जिंचुरी की नहीं, सिर्फ विनाश। और उसी के बाद तुरंत निर्णय लिया गया। 5 कागे सम्मेलन। आयन कंट्री की बर्फीली घाटियों के बीच बना विशाल सभा भवन। पत्थर की दीवारें, भारी दरवाजे और भीतर फैला तनाव। एक एक करके कागे पहुंचे। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, क्रोध। सबसे पहले राइकागे पहुंचा। उसकी आंखों में खून उतर आया था, मुट्ठियां कसी हुईं। उसके पीछे दारुई और 2 अंगरक्षक। फिर मेई तिरुमी आई, शांत पर भीतर उबाल। गारा भी आया। उसकी आंखों के नीचे थकान थी, पर चेहरा स्थिर। तुत्सुकागे, बूढ़ा उन्होंकी, हवा में तैरता हुआ अंदर आया। उसकी आंखें पैनी थीं। और अंत में सुनादे। उसके साथ ककाशी, जिराया और सासके आए। कमरे में जैसे ही वे दाखिल हुए, कई निगाहें सीधे ककाशी और सासुके पर टिक गईं। पर असली ध्यान था नारुतो पर, जो वहां नहीं था। राइकागे ने मेज पर मुट्ठी मारी। ये पागलपन है, पेन अब बिना कारण गांव मिटा रहा है। ओनोकी ने धीमे स्वर में कहा, ये डर पैदा करने की रणनीति है, वो हमें उकसा रहा है। मेई बोली, या फिर वो नियंत्रण खो चुका है। गारा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये सुनियोजित है। सभी उसकी ओर मुड़े। गारा बोला, जिस गांव को उसने नष्ट किया, वहां कोई जिनचुरी की नहीं था, उसे ये पता था। कमरे में सन्नाटा। सुनाड़े आगे बढ़ीं। हम सब जानते हैं कि पेन हाल ही में 5 टेल्स की जिनचुरी की हान से भिड़ा था। राइकागे गुर्राया और उसे नारुतो ने बचाया।
कमरे का तापमान जैसे गिर गया। नारुतो का नाम पहली बार खुलकर लिया गया। ओनोकी ने पूछा, ये नारुतो है कौन? सुनाडे चुप रही। राइकागे ने तीखे स्वर में कहा, हमारे पास रिपोर्ट है, एक शिनोबी जिसने हान को पेन से बचाया। पेन उससे भिड़ा पर पीछे हट गया। मैंने पूछा, क्या वो तुम्हारा आदमी है त्सुनाडे? सुनाडे ने सीधा उत्तर दिया, वो कोनोहा का है पर किसी का आदमी नहीं है। ये वाक्य कमरे में भारी पड़ गया। ओनोकी ने आंखें सिकोड़ ली। मतलब? जिराया ने पहली बार बोलना शुरू किया। मतलब यह है कि नारुतो को बांधा नहीं जा सकता। राइकागे भड़क उठा, तो वो खतरा है। ककाशी शांत स्वर में बोला, अगर वो खतरा होता तो आज हम यहां बैठकर बात नहीं कर रहे होते। सबकी नजर ककाशी पर गई। ककाशी आगे बोला, उसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी गांव को मिटा सकता है, पर उसने कभी ऐसा किया नहीं। सासुके अब तक चुप था। उसने धीरे से कहा, वो निर्णय लेता है, भाव से नहीं। गारा ने पूछा, तो वो हमारे पक्ष में है या खिलाफ? लंबा सन्नाटा। फिर सुनाडे ने कहा, ये उसके मूड पर निर्भर करता है। राइकागे की आंखें फैल गईं। तुम मजाक कर रही हो? सुनाडे की आवाज ठंडी थी। नहीं, अगर तुमने उसे जंजीरों में बांधने की कोशिश की तो वो दुश्मन बन जाएगा। कमरे में तनाव बढ़ गया। मी ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या हम उससे मदद मांगे? जिराया बोला, मदद नहीं, भरोसा। ओनोकी हंसा। एक ऐसे आदमी पर भरोसा जो खुद तय करता है कि वो किसके साथ है। ककाशी ने कहा, वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ संतुलन के साथ है। राइकागे ने गुस्से से कहा, मुझे ऐसे संतुलन की जरूरत नहीं जो हमारे नियंत्रण में ना हो। सासुके ने पहली बार उसकी ओर सीधा देखा। आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर कमरे में और भारी सन्नाटा छा गया। गारा ने धीरे से कहा, पर उसने हान को बचाया। क्यों? किसी के पास उत्तर नहीं था। जिराया ने कहा, क्योंकि पेन उसे गलत लगा। ओनोकी ने कहा, और अगर हम उसे गलत लगे तो? सुनाडे ने उत्तर दिया, तो हम अगला गांव होंगे। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। सब समझ चुके थे, नारुतो कोई साधारण शिनोबी नहीं है, वो एक शक्ति है जिसे आदेश नहीं दिया जा सकता। राइकागे ने गहरी सांस ली। तो निष्कर्ष क्या है? तो सुनाडे ने कहा, पेन को रोकना है, आकात्सुकी को रोकना है, नारुतो को छेड़े बिना। मैंने सिर हिलाया। और अगर नारुतो खुद सामने आ गया तो? काकाशी ने कहा, तो उसे दुश्मन मत समझना। सासुके बोला, क्योंकि अगर उसने तय कर लिया कि तुम दुश्मन हो, उसने बात अधूरी छोड़ दी। किसी ने उसे पूरा करने की हिम्मत नहीं की। सम्मेलन समाप्त होने की ओर था, पर एक सवाल सबके मन में था, नारुतो आखिर है क्या? दोस्त, दुश्मन या एक तीसरी शक्ति जो सिर्फ अपने निर्णय से चलती है? बाहर आसमान में गरज सुनाई दी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, और सबको एहसास था, पेन का पागलपन, आकात्सुकी की हरकतें और नारुतो की खामोश मौजूदगी, ये सब मिलकर एक बहुत बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहे थे। पर अभी किसी को नहीं पता था नारुतो कहाँ है। पांचों कागे अपनी अपनी जगह बैठे थे। उनके पीछे उनके विश्वस्त शिनोबी खड़े थे। हवा में ठंडक थी, पर कमरे के भीतर का तापमान क्रोध और आशंका से गर्म था। पेन द्वारा नष्ट किए गए गांव की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। नारुतो का नाम अभी भी सबके मन में घूम रहा था। और तभी सभा भवन के ऊपरी गुंबद में एक हल्की सी दरार जैसी रेखा चमकी। किसी ने कुछ समझा भी नहीं था कि हवा बीच से मुड़ गई, जगह जैसे मुड़कर अंदर धंस गई हो, और उस विकृत जगह से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। काला लबादा, नारंगी सर्पिल मुखौटा, एक अकेली आंख। कमरे में मौजूद हर शिनोबी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। राइकागे खड़ा हो गया। कौन है तू? आकृति ने शांत स्वर में कहा, तुम सब मुझे एक नाम से जानते हो। उसने धीरे धीरे सभाकक्ष को देखा। मादारा उचीहा। कमरे में जैसे समय रुक गया। ओनोकी की आंखें फैल गईं। ये असंभव है। मेई ने तुरंत अपने गार्ड को संकेत दिया। गारा की रेत स्वतः उसके चारों ओर घूमने लगी। त्सुनाडे की मुट्ठियां कस गईं। ककाशी ने अपनी आंख सिकोड़ ली। सासुके की नजर उस मुखौटे पर जम गई। जिराया स्थिर खड़ा रहा।
मास्टरमैन बिना किसी भय के आगे बढ़ा। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी। बैठे रहो, उसने कहा। मैं लड़ने नहीं आया हूं। राय के घर जा। तुम अकात्सुकी से हो? हाँ, उसने सहजता से स्वीकार किया। और तुम लोग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि पेन पागल हो गया है। उसकी आवाज धीमी पर चुभने वाली थी। पेन पागल नहीं हुआ, पेन को दिशा दी गई है। सुनादे ने तीखे स्वर में पूछा, तुम्हारी? मास्टरमैन हल्का हंसा। तुम लोग अभी भी लक्षण देख रहे हो, बीमारी नहीं। ओनोकी ने कहा, सीधे मुद्दे पर आओ मादरा। मास्टरमैन रुका। उसने पूरे कक्ष पर नजर डाली, फिर बोला, ये दुनिया गलत तरीके से बनी है। राय के चिल्लाया, बकवास बंद कर, पर वो रुका नहीं। युद्ध, नफरत, बदला, हर पीढ़ी में वही चक्र। उसकी आवाज अब गहरी हो गई। मैं इसे खत्म करने आया हूं। मेई ने ताना मारा, गांव मिठाकर। मास्टरमैन ने शांत स्वर में कहा, दर्द ही इंसान को बदलता है। सुनाडे की आंखें सिकुड़ गई। तुम पेन की भाषा बोल रहे हो। पेन मेरी भाषा बोल रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मास्कड-मैन ने हाथ पीछे बांध लिए। मैं तुम्हें एक योजना बताने आया हूं। एक ऐसी योजना जिसके बाद युद्ध, नफरत, दर्द सब खत्म हो जाएगा। उनोकी ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा यही कहते हैं। मास्टरमैन ने धीरे से कहा, अनंत स्वप्न। सब चुप। मैं चांद की आंख से पूरे संसार पर एक जंजुत्सु डालूंगा। गारा ने पूछा, क्या? हर इंसान अपने अपने आदर्श संसार में जिएगा, जहां कोई दर्द नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। राइके की गर्जा, तुम पूरी दुनिया को बेहोश करना चाहते हो। उन्हें मुक्त करना चाहता हूं। ककाशी ने पहली बार कहा, यह भागना है, समाधान नहीं। मास्टरमैन उसकी ओर मुड़ा। तुम अभी भी सोचते हो कि ये दुनिया ठीक हो सकती है? उसने पूरे कक्ष की ओर हाथ फैलाया। ये दुनिया ठीक होने लायक है ही नहीं। सासुके की नजरें उस पर जमी थीं। मास्टरमैन ने उसे देखा। तुम समझते हो उचिहा? सासुके ने कुछ नहीं कहा। सुनादे ने पूछा, और जिंचूरे की, उनका इससे क्या लेना? मास्टरमैन बोला, उनकी ताकत चाहिए 10 टेल्स को जगाने के लिए। कमरे में सिहरन दौड़ गई। ओनोकी ने कहा, तो ये सब यही है? पेन का पागलपन, जिंचूरिकी का शिकार, सब इस योजना का हिस्सा? हाँ। मी ने पूछा, और नरूटो? पहली बार मास्टरमैन रुका। उसने हल्का सिर झुकाया। वो समस्या है। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। राइकेगन ने पूछा, क्यों? मास्टरमैन बोला, क्योंकि वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, न तुम्हारे न हमारे। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। और ऐसे लोग योजनाएं बिगाड़ते हैं। सुनादे ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने उसे छूने की कोशिश की तो तुम बचोगे नहीं। मास्टरमैन हंसा। मैं उसे छूने नहीं जा रहा। मैं चाहता हूं वो खुद तय करे कि वो किस ओर है। ककाशी ने पूछा, और अगर वो तुम्हारे खिलाफ हुआ? मास्टरमैन ने सहजता से कहा, तब ये युद्ध और भी दिलचस्प होगा। राइकागे चिल्लाया, तुम हमें धमकाने आए हो? मास्टरमैन शांत रहा। नहीं, चेतावनी देने आया हूं। अकात्सुकी अब छिपेगी नहीं। हम युद्ध चाहते हैं। कमरे में हर व्यक्ति की नसें तन गईं। तुम्हें अपने जिंचूरी की बचाने हैं तो आओ युद्ध में, या फिर अनंत स्वप्न स्वीकार कर लो। कोई बोला नहीं। मास्कमैन ने आखिरी बार कहा, यह दुनिया वास्तविकता में शांति नहीं पा सकती। मैं उसे स्वप्न में दूंगा। और तभी उसकी आकृति फिर से मुड़ने लगी। जगह विकृत हुई। रायकागे उस पर झपटा, पर वो गायब हो चुका था। सभा कक्ष में सन्नाटा था, भारी, घुटन भरा। ओनोकी ने धीमे स्वर में कहा, ये युद्ध है। गारा ने आंखें बंद की। हां। सुनादे ने ककाशी, जिराया और सासुके की ओर देखा। सबके मन में एक ही सवाल था, नारुतो किस ओर खड़ा होगा? क्योंकि अब ये सिर्फ आकात्सुकी का मामला नहीं था। मास्कड मैन के गायब होने के बाद कुछ क्षण तक कोई बोल नहीं पाया।
जैसे हर कोई अभी भी उसकी बातों को अपने भीतर पचा रहा हो। अनंत स्वप्न, दुनिया को एक जैन जुत्सु में डुबो देना, 10 टेल्स, जिनचुरिकी और युद्ध। राइकिगी ने सबसे पहले मेज पर मुट्ठी मारी। बस, अब बहुत हो चुका। उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ये पागल उचीहा दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। ओनोकी ने गहरी सांस ली। ये मजाक नहीं है, उसके पास योजना है और साधन भी। मेई बोली, और आकात्सुकी अब छिपकर नहीं, खुलकर हमला करेगी। गारा शांत था, उसकी आंखें झुकी हुई थीं, पर दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर वो 10 टेल्स को जगाना चाहता है, तो वो बाकी जिनचुरिकी के पीछे आएगा। सुनाडे ने सिर हिलाया। और पेन पहले ही नियंत्रण खो चुका है। जिराया ने धीमे स्वर में कहा, या शायद उसे ऐसा करने को कहा गया है। कमरे में फिर सन्नाटा। काकाशी बोला, अब हमारे पास 2 विकल्प हैं, अलग अलग लड़ें और हारें, या साथ लड़ें। राइकेगे ने तुरंत कहा, साथ। ओनुकी ने भी सिर हिलाया। मई ने कहा, किरीगाकुरे तैयार है। गारा ने कहा, सुनागाकुरे भी। सुनाडे ने गहरी आवाज में कहा, कोनोहा भी। राइकागे ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। आज से 5 महान राष्ट्र एक हैं। ओनोकी ने कहा, शिनोबी अलायंस। ये शब्द कमरे में गूंजा। एक निर्णय जो इतिहास बदलने वाला था। उसी समय बहुत दूर वर्षा से भरे आमेगाकुरे में ऊंची धातु की मीनार के भीतर नागातो बैठा था। उसकी रिनेगन आंखें स्थिर थीं। उसके सामने कोनान खड़ी थी। दरवाजे के पास जगह मुड़ी। मास्क्ड मैन प्रकट हुआ। कोनान ने तुरंत कागज की पंखुड़ियां फैला दी। तुम फिर आए हो, उसने कठोर स्वर में कहा। नागातो ने शांत स्वर में पूछा, सम्मेलन कैसा रहा? मास्क्ड मैन ने कहा, जैसा सोचा था, वे डर चुके हैं। नागातो ने आंखें बंद की। डर शांति की पहली सीढ़ी है। मास्क्ड मैन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब समय है अगली सीढ़ी का। कोनान ने पूछा, क्या? मास्क्ड मैन बोला, युद्ध। नागातो की आंखें खुली। 5 राष्ट्र अब साथ हैं, वे अलायंस बना रहे हैं। नागातो ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा है। कोनान ने उसकी ओर देखा। तुम खुश लग रहे हो? नागातो बोला, जितना बड़ा दर्द उतनी गहरी शांति। मास्क्ड मैन ने कहा, अकात्सुकी को तैयार करो, अब छिपने का समय खत्म। कोनान ने पूछा, लक्ष्य? बाकी जिनचुरिकी और शिनोबी अलायंस। नागातो ने धीमे स्वर में कहा, पेन तैयार है। मास्क्ड मैन ने जोड़ा, और दुनिया भी। बाहर बारिश तेज हो गई। नागातो ने अपने 6 पाथ्स की ओर देखा। तो फिर दर्द की शुरुआत हो। कोनान खिड़की की ओर मुड़ी। उसकी कागजी पंखुड़ियां हवा में तैरने लगीं। मास्क्ड मैन ने जाते जाते कहा, याद रखना नागातो, नारुतो अब भी स्वतंत्र है। नागातो की आंखों में हल्की चमक आई। अगर वो मेरे रास्ते में आया तो वो भी दर्द समझेगा। मास्क्ड मैन गायब हो गया। मीनार के भीतर सिर्फ बारिश की आवाज रह गई। कोनन ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? नागातो ने बाहर देखते हुए कहा, इस दुनिया को अब सिर्फ दर्द ही बदल सकता है। और उसी क्षण आकात्सुकी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। और मास्क्ड मैन का हाइड आउट, जंगल के भीतर धरती के नीचे बना वो विशाल गुफानुमा ठिकाना, किसी जीवित प्राणी की तरह सांस ले रहा था। दीवारों पर उगी सफेद रेशेदार बेलें हल्की हल्की धड़क रही थीं। चारों ओर हजारों आकृतियां दीवारों से चिपकी हुई थीं। वाइट ज़ेत्सु, उनके निष्क्रिय शरीर किसी सेना के सोए हुए सैनिकों जैसे प्रतीत हो रहे थे। गुफा के मध्य एक ऊंचे पत्थर पर मास्क्ड मैन खड़ा था। उसकी एकमात्र आंख उन सफेद शरीरों के समुद्र पर घूम रही थी। तुम सब इस दुनिया के नए सैनिक हो, उसने धीमे स्वर में कहा।
अचानक पीछे से सरसराहट हुई। हवा में एक परिचित सर्प जैसा ठंडा एहसास फैल गया। कितना अद्भुत दृश्य है! ये आवाज फिसलती हुई आई। ओरोचिमारू अंधेरे से बाहर आया। उसके पीछे काबुतो था, शांत, पर आंखों में तीखी चमक। मास्क्ड मैन ने बिना मुड़े कहा, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था ओरोचिमारू। ओरोचिमारू हल्के से मुस्कुराया। महान युद्ध आने वाला हो और मैं अनुपस्थित रहूं, यह उचित नहीं होता। कबूटो ने चारों ओर व्हाइट ज़ेत्सु को देखा। ये तो सिर्फ संख्या है, अभी शक्ति नहीं। मास्क्ड मैन मुड़ा। सीधे मुद्दे पर आओ। ओरोचिमारू ने अपनी जीभ हल्के से होठों पर फेरी। तुम्हें सेना चाहिए, हमें प्रयोग। कबूटो ने बात आगे बढ़ाई। हम व्हाइट ज़ेत्सु को साधारण क्लोन से कहीं अधिक बना सकते हैं। मास्क्ड मैन की आंख सिकुड़ी। कैसे? कबूटो ने कहा, हाशिरामा की कोशिकाएं पहले से इनके भीतर हैं। हम उनमें अतिरिक्त स्थिरता, तेज पुनर्जनन और सीमित बुद्धि जोड़ सकते हैं। ओरोचिमारू ने जोड़ा, मतलब ये कि वे सिर्फ सैनिक नहीं रहेंगे, वे रणनीतिक हथियार बनेंगे। मास्क्ड मैन चुप रहा। ओरोचिमारू आगे आया, और बदले में हमें युद्ध में भाग लेने दो। मास्क्ड मैन ने पूछा, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? ओरोचिमारू की आंखों में पागलपन चमका। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़े नमूने, सबसे बड़े प्रयोग। कबूटो बोला, और तुम्हें अजेय सेना। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर मास्क्ड मैन ने कहा, तुम अकाताशी के सदस्य नहीं हो। ओरोचिमारू हंसा। मैं कभी किसी का सदस्य नहीं रहा, मैं सिर्फ अवसर का सदस्य हूं। मास्क्ड मैन ने व्हाइट ज़ेत्सु की ओर देखा, फिर ओरोचिमारू की ओर। अगर तुमने धोखा दिया, काबूटो ने शांत स्वर में कहा, हम जानते हैं कि तुम हमें पल भर में मिटा सकते हो। ओरोचिमारू मुस्कुराया, पर तब तक युद्ध शुरू हो चुका होगा। मास्क्ड मैन ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। काबूटो की आंखों में चमक आ गई। ओरोचिमारू ने धीरे से कहा, तो चलो इन सफेद गुड्डों को असली राक्षस बनाते हैं। कुछ ही समय बाद गुफा के भीतर गतिविधि शुरू हो गई। काबूटो बड़े बड़े पात्रों में द्रव्य मिला रहा था। ओरोचिमारू व्हाइट ज़ेत्सु के शरीरों पर विशेष चिन्ह बना रहा था। व्हाइट ज़ेत्सु के निष्क्रिय चेहरे अब हल्की हल्की हरकत दिखाने लगे। उनकी त्वचा के नीचे नसें उभरने लगी। काबूटो बोला, अब ये सिर्फ रूप नहीं बदलेंगे, ये सीखेंगे भी। ओरोचिमारू ने कहा, और मरेंगे भी मुश्किल से। दूर खड़ा मास्क्ड मैन ये सब देख रहा था। उसकी एक आंख में संतोष था। युद्ध अब सिर्फ संख्या का नहीं रहेगा, ये एक भयावह लहर होगा जो 5 राष्ट्रों को डुबो देगी। और व्हाइट ज़ेत्सु की सेना अब एक जीवित, सोचने वाली, पुनर्जनन करने वाली दानव सेना बनने जा रही थी। कुछ दिनों बाद बादल नीचे झुके हुए थे, जैसे धरती पर होने वाली हलचल को देखने के लिए वे भी पास आ गए हों। 5 महान राष्ट्रों की सीमाओं पर संदेशवाहक बाजों की आवाजाही बढ़ चुकी थी। हर गांव में ढोल नहीं, शंख नहीं, हथियारों की धार तेज होने की आवाज गूंज रही थी। ये युद्ध की तैयारी थी। एक विशाल समतल भूमि पर अस्थायी शिविरों का समुद्र बस चुका था। अलग अलग ध्वज हवा में फड़फड़ा रहे थे। कनोहा, सुना, किरी, कुमो, इवा, और बीच में अलाइड शिनोबी फोर्स का ध्वज, स्थिर, कठोर। एक बड़े तंबू के भीतर 5 कागे, उनके विश्वस्त शिनोबी और रणनीतिक मानचित्र फैले हुए थे। मेज के बीचों बीच नक्शा रखा था, जिस पर लाल और काले चिन्ह बने थे। सुनाडे ने गंभीर स्वर में कहा, अकात्सुकी अब छिपकर वार नहीं करेगी। उनके पास कितनी सेना है? वे पहले ही बहुत ताकतवर हैं कि तबाही के मामले में वो तहस नहस कर सकते हैं। ओनोकी ने जोड़ा, और अगर ओरोचिमारू सच में उनके साथ है तो वे सेना साधारण नहीं होगी। राइकागे की मुट्ठियां बंधी थीं, तो हमें अपनी सेना बांटनी होगी, हर दिशा से आने वाले हमलों के लिए। गारा शांत स्वर में बोला, 5 बटालियन डिवीजन, हर एक का अलग नेतृत्व, अलग रणनीति। मिफू ने, जो अब तक चुप था, बोला, समन्वय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगा।
सभी की सहमति से 5 डिवीजन बनाए गए और उनके हेड चुने गए। तभी सुनाडे ने नाम पढ़े। पहला डिवीजन ककाशी हटाके। ककाशी ने हल्का सिर झुकाया। दूसरा गारा। गारा की रेत धीमे से उसके कंधे पर घूमी। तीसरा दारुई। दारुई ने गंभीरता से सिर हिलाया। चौथा कित्सूची। पांचवां मिफुने। मिफुने ने अपनी तलवार पर हाथ रखा। रायकागे ने पूछा, और सर्वोच्च नेतृत्व? सुनादे ने जिराइया की ओर देखा। जिराइया। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा। जिराइया ने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है अब ये करना ही पड़ेगा। ओनोकी ने कहा, तुम्हें सबको एक साथ संभालना होगा। जिराइया की आंखों में चमक आई। मैं संभाल लूंगा, पर याद रखो, ये युद्ध साधारण नहीं होगा। कैंप के बाहर हजारों शिनोबी कतारों में खड़े थे। कोई अपने कुनाई पर धार लगा रहा था, कोई अपने साथी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था, कोई चुपचाप आसमान देख रहा था। हर किसी को पता था, ये युद्ध लौट कर आने की गारंटी नहीं देता। दूसरी ओर एक ऊंचे सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों के बीच हवा तीखी आवाज करती हुई गुजर रही थी। वहीं एक चट्टान पर इताची बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। कुछ दूरी पर नारुतो खड़ा था, स्थिर, शांत। उसकी उपस्थिति ही आसपास की हवा को भारी बना रही थी। इताची ने बिना आंख खोले कहा, तुम्हारी आभा बदल गई है। नारुतो ने कोई उत्तर नहीं दिया। इताची ने आंखें खोली। इताची। नारुतो की नजरें दूर क्षितिज पर थीं। वो मुझे रोकता नहीं, बस दिशा देता है। इताची ने सिर हिलाया। दिशा ही काफी होती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर नारुतो बोला, अब आकात्सुकी खुलकर आएगी। इताची ने कहा, हाँ, ओबिटो ने नागातों को पूरी तरह भड़का दिया है। वो अब सोच नहीं रहा, सिर्फ कर रहा है। नारुतो ने पूछा, व्हाइट ज़ेत्सु? हजारों, शायद लाखों। नारुतो की आंखें हल्की सी कुड़ी। तो उन्हें रोका नहीं जा सकता, उन्हें काटना पड़ेगा। इताची ने नारुतो की ओर देखा। युद्ध में तुम किस ओर हो? नारुतो ने उसकी ओर देखा। वो नजर ठंडी, गहरी, निर्विकार। मैं किसी और नहीं हूं, मैं सिर्फ आकात्सुकी के खिलाफ हूं। इताची ने धीमे स्वर में कहा, यही सबसे खतरनाक स्थिति है। नारुतो चुप रहा। इताची ने कहा, हम सीधा युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम उनकी गति तोड़ेंगे, उनके संदेशवाहक, उनके ठिकाने, उनकी रणनीति। नारुतो ने पूछा, पेन? इताची बोला, उसे तुम ही संभाल सकते हो। नारुतो की आंखों में हल्की चमक आई। वो खुद आएगा। हवा और तेज हो गई। दोनों चट्टानों के बीच खड़े थे। दुनिया से अलग, पड़ोसी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करने वाले। वापस शिविर में जिराया सैनिकों के बीच घूम रहा था। वो हर डिवीजन के नेताओं से अलग अलग बात कर रहा था। सब तैयार थे, पर हर किसी के मन में एक सवाल था, नारुतो कहाँ है? और अगर वो युद्ध भूमि पर आया तो क्या वो उनके साथ होगा या उनके खिलाफ? दूर पहाड़ी पर नारुतो और इटाची खड़े थे। इटाची ने कहा, जब युद्ध शुरू होगा दुनिया तुम्हें खोजेगी। नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा, दुनिया मुझे ढूंढे उससे पहले मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। इटाची ने हल्की मुस्कान दी, तुम सच में उचिहा से भी अधिक खतरनाक हो। नारुतो की नजरें स्थिर थीं। हवा थम गई। दोनों जानते थे, अगली बार जब वे मिलेंगे दुनिया जल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, और माफ करना देरी हो रही थी। अब मैंने पूरी स्टोरी को लिख लिया है, तो वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। आपको 1 या 2 दिन बाद वीडियो देखने को मिल जाएगी, और कोई दिक्कत भी हुई तो उसके बारे में भी सोचना मिल जाएगी। और चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और वीडियो को हाइप पॉइंट देना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।